morning, students. Today we shall discuss the new chapter, the basic concept of chemistry. So you're most welcome in the world of chemistry. You can say the world of colored chemistry. Students, we shall discuss here very basic concepts which already we have studied in class 9th, 10th, like as the definition, simple definition of atoms, molecules, atomic mass, the dimensional ratio, and then we can discuss here the law of conservation of mass, means different laws of chemical combination, and also we shall discuss here the mole concept. And on the basis of mole concept, several type of questions you can do, because it's very important in your competitive exams also. So मोल कंसेप्ट के अलावा हम लोग पढ़ेंगे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रीजेंट एंड हाउ वी कैन डिटेक्ट और हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रोडक्ट दैट फॉर a definite amount of reactant what amount of product will be formed. So by stoichiometry we can calculate it, what amount of product may be formed in any chemical reaction. Now after that we shall discuss here the limiting reagent. It's a very important topic, limiting reagent. And after limiting reagent we shall discuss here the Dalton's theory, failure of Dalton's theory, and then at the last we shall learn here how to write the empirical formula or how to write the molecular formula of a chemical equation, molecular formula of a definite compound, particular compound. तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बेसिक्स सीखेंगे, बहुत सारी डिस्कशन है, बहुत सारी बातें हैं जो ऑलरेडी हम लोग सुन चुके हैं या आपने उसको पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको हम क्लैरिफाई करते हुए थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे. उसके अलावा हम लोग इसमें ये भी जानेंगे स्टूडेंट्स कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, हाउ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें हम लोग डिफरेंट मोड उसके पढ़ेंगे, जैसे मोलरिटी के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में, एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें हम लोग बारी बारी से करने की कोशिश करेंगे. और फिलहाल हम लोग आज के टॉपिक में जो अभी लेने वाले हैं, जो अभी हम लोग करने वाले हैं, वो डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट और लिमिटिंग रीजन के बारे में. Okay, so let us study here different laws of chemical combination. Different laws of chemical combination. So let us mention here the date also, 22nd. So what are the different laws of chemical combination students? So very basic. सबसे पहला हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, the law of conservation of mass. law of conservation of mass. तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इन एनी पर्टिकुलर रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मतलब अगर कोई भी रिएक्शन होता है किसी भी सिस्टम में, रिएक्टिंग सिस्टम में अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं, तो वहाँ पे जो रिएक्शन से पहले का मास होगा रिएक्टेंट का, वो बराबर होना चाहिए, बराबर होता है रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके मास का. मीन्स हम लोग कह सकते हैं द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म.
तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखें तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the total mass of reactant taken is equals to total mass of product formed. Total mass of product formed. For example, let us do some examples. अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्मिंग CO2, तो यहाँ पे कार्बन का मास जो है वो 12 ग्राम मान लिया मैंने ले रखा। ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 ग्राम ले लिया मैंने, उसको बर्न कराया। बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो उसका जो मास हुआ, जो इवाल्व हुआ 44 ग्राम। मीन्स यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करके देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम दैट इज 44 ग्राम, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास है 44 ग्राम। सो हियर law of conservation of mass is valid, means 100% valid, no any violation is there। यहाँ पे कोई वायलेशन हमको नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने केमिकल रिएक्शंस के सिस्टम में, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। बट कुछ ऐसे केसेस भी आए स्टूडेंट्स जहाँ पे ये देखा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट हो जा रहा है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जब ऑब्जर्व किए गए तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है उसका जो मास है वो न्यूक्लियाई का मास वो डिकम्पोज होगा, रेडिएशंस निकलेंगे उसमें से, तो न्यूक्लियाई का मास जो प्रोडक्ट बनता है वो मास और जो रिएक्टेंट होता है उस मास में थोड़ा अंतर होता है। तो वहाँ पे कुछ रेडिएशंस निकलते हैं और उन रेडिएशंस के थ्रू वहाँ एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स बाय द आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप इज इक्वल टू mc² से वहाँ पे देख सकते हैं कि जो लॉस्ट मास है न्यूक्लियाई का वो एनर्जी में चेंज हो गया होगा। तो इस तरह से वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में डिफरेंस आ जाता है और वहाँ पे हम लोगों का ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ के लिए हम लोग बोल सकते हैं या उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए, उसको हम लोग दूर करने के लिए जो वहाँ पे कमी दिख रही है हम लोग इस लॉ में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके इसको बोल सकते हैं दैट according to law of conservation of mass and energy, that the total sum of mass and energy of a reacting system is constant। जो किसी भी रिएक्टिंग सिस्टम का मास और एनर्जी का टोटल सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। मींस अगर हम मास और एनर्जी के सम को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे हमको कोई वायलेशन नहीं मिलेगा। तो दैट इज 100% एक्यूरेसी, वहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, नो वायलेशन होगी। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैंने आपसे बोला H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, ये दोनों मिलते हैं और यहाँ पे बनेगा H2 सीधा 18 ग्राम, यहाँ पे 2 ग्राम और यहाँ पे 16 ग्राम। यहाँ भी आप देख लो रिएक्टेंट का मास 18 ग्राम प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन द सेकेंड लॉ
that is very common and very easy for you, law of definite proportion. So let us do here, students, law of definite proportion. Now the secondly we shall discuss here law of definite proportion. उसके बाद हम लोग थर्ड लॉ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो लेट अस डिस्कस हियर सेकंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स. क्या है ये लॉ? दैट the percentage composition of mass ratio of elements in a molecule is fixed. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करें, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, तो वहाँ पे जो उनके मास रेशियो होंगे, एलिमेंट्स कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे 2-3 एलिमेंट्स मान लिया मिले और वो कई तरह के मॉलिक्यूल बनाए, तो वहाँ हर मॉलिक्यूल में आप मॉलिक्यूल चाहे जहाँ से उठाएं, वो उससे नहीं मतलब है मॉलिक्यूल चाहे जहाँ से ऑब्जर्व करें, चाहे आप मॉलिक्यूल चाहे वो कंपाउंड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले, चाहे अमेरिका में ऑब्जर्वेशन करें, उससे मतलब नहीं है. जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का कंपोजिशन होगा, जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास रेशियो होगा, वो कांस्टेंट होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ लेट अस सैंपल वाटर. वाटर का सैंपल मैंने लिया एक आपके उत्तर प्रदेश में और एक मैंने लिया आपके तमिलनाडु में. सो नो प्रॉब्लम, आप कहीं से भी वाटर का सैंपल उठा सकते हो और उसमें आपने देखा कि 1 मोल वाटर आपने ले रखा है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल वाटर का, और यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल वाटर का ले रखा है. फिर उसमें आपने ऑब्जर्वेशन किया, उसमें हाइड्रोजन का आपको मिलेगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का 16 ग्राम मिलेगा. अगर यहाँ मास रेशियो हम निकाले स्टूडेंट्स 2:16 होगा, वो कितना आएगा 1:8. मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो 1:8 मिलेगा आपको. चाहे आप उत्तर प्रदेश में ये ऑब्जर्वेशन करें और चाहे आप तमिलनाडु में ये ऑब्जर्वेशन करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो मिलेगा वो आपको यही मिलेगा 2:16 का रेशियो. जैसे सो ये आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन है. मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर बना, स्टेबल बना, तो वहाँ पे वो मॉलिक्यूल एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिलके बनता है. ऐसा नहीं कि कहीं से आप किसी को भी 2 किलो 4 किलो मिला दिए आपके कंपाउंड्स बन गए, ऐसा कतई नहीं मिलेगा. सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. नाउ आफ्टर दैट द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब बात आती है स्टूडेंट्स लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है स्टूडेंट्स? दिस लॉ इज गिवन बाय
डाल्टन के द्वारा दिया गया, इट इज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803 और डिग्री प्रोपोर्शन के बाद दिया गया इसको। इसके रिगार्डिंग क्या है कि लेट अस टू एलिमेंट्स combines each other and forms, और वो बनाते हैं two or more than two compounds, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं and the mass of one element is fixed, एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स है then mass of other element bears a simple रेशियो, एक सिंपल रेशियो मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है स्टूडेंट्स और वो वाटर बनाए पहला, दूसरा फिर वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है और H2O2 बनाए। इन दोनों में ही दो एलिमेंट्स हमने लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों को कंबाइन कराया उनके एटमॉस्फेयर में, H2O बना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कराया तो H2O2 बना स्टूडेंट्स। अब बात आती है यहाँ पे इनका मास रेशियो अगर देखें तो यहाँ मास रेशियो आपको मिल जाएगा 2:16, यहाँ मास रेशियो मिल जाएगा स्टूडेंट्स 2:32। हाइड्रोजन का मास दोनों ही कंपाउंड में, चाहे वो वाटर हो चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, दोनों ही कंपाउंड में हाइड्रोजन का जो आपको मास मिलेगा वो फिक्स है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डाल्टन ने कहा कि जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास में एक रेशियो मिलेगा आपको। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है दोनों में, तो उनके मास में, ऑक्सीजन के मास में यहाँ और यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक रेशियो मिलेगा 16:32, और 16:32 को आप सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स को 1:2 मिलेगा। So that is the simple ratio of oxygen in both compounds. So this is the Dalton's multiple law. Dalton's multiple law. Law of multiple proportion. ये डाल्टन का मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है। उसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है इसमें वो हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, that is the अवोगाड्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, और फिर सबसे लास्ट में हम लोगों को करना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो लॉज पढ़ लेंगे, अवोगाड्रोस लॉ, और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग, या दूसरा हम लोगों को पढ़ना है गे-लुसाक्स। तो अवोगाड्रोस लॉ क्या है स्टूडेंट्स? अवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमने 2, 3, 4 सैंपल ले लिए गैसेस के और इक्वल सैंपल ले लिए, उनका इक्वल अमाउंट लिया, जैसे मान लिया हमने लेबोरेटरी में नाइट्रोजन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के 3-4 सैंपल कलेक्ट कर लिए और सबका 1-1 लीटर ले लिए, 1-1 लीटर वॉल्यूम सबका लेगा। तो अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है स्टूडेंट्स, उस सिचुएशन में अगर हम लोग वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करें, नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करें अलग अलग सैंपल में, तो सब में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। So that is the Avogadro's law. At the same temperature and pressure, the equal volume or equal amount of all the gases have equal number of moles.
मतलब सारे ही गैसेस के सैंपल के पास अगर उनका वॉल्यूम या उनका अमाउंट सेम है तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें करके भी देख सकते हैं, अवोगाद्रोस लॉ को करके यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। और तो सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड लॉ, दैट इज द ल्यूसेक्स लॉ। ल्यूसेक्स लॉ क्या है? ल्यूसेक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम गैसियस सिस्टम को ऑब्जर्व करें, कोई भी एक गैसियस रिएक्शन हो रहा है तो उस गैसियस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर हम वहाँ पे रेशियो निकालें, वॉल्यूम का रेशियो निकालें, तो उनके जो वॉल्यूम के रेशियो होंगे वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हमने मिलाया और HCl बना, तो वहाँ पे जो हमको रेशियो मिलता है स्टूडेंट्स वो 1:2 का मिलता है। इसको हम लोग करके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये गीला होने की वजह से हम लोग इसको अभी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स सो ये हम लोगों का है स्टूडेंट्स अवोगाद्रोस लॉ। सूख जानते हैं इसको हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ये सूख जाए अच्छे से, फिर हम लोग करते हैं इसको। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, जो आपके TPP में मैंने दे रखा है। तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और आसानी से अगर आप इसको पढ़ने के बाद सॉल्व करते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और उसके अलावा हम लोगों का एक और लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके रिगार्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग अवोगाद्रोस लॉ को डील करते हैं। अवोगाद्रोस लॉ
So this is the Avogadro's law. Avogadro's law. इसके रिगार्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमने 3 सैंपल ऐसे ले रखे हैं लेबोरेटरी में, एक में मैंने ऑक्सीजन गैस ले रखा, दूसरे में हीलियम गैस ले रखा, तीसरे में मैंने नाइट्रोजन गैस भर लिया, और इन तीनों को हमने ऐसे क्लोज कर लिया है। तीनों का इक्वल अगर वॉल्यूम मैंने ले रखा है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। सो अवोगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग इन तीनों के पास जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स, या आप बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो दैट इज द अवोगाद्रोस लॉ। नेक्स्ट हम लोग का है स्टूडेंट्स ल्यूसेक्स लॉ। ल्यूसेक्स लॉ उसके अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमने गैसियस सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू करा है और यहाँ पे ये इस तरह का कोई गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहा है, तो जो हमने रिएक्टेंट लिए उसका वॉल्यूम देखें और जो हमने प्रोडक्ट लिया उसका वॉल्यूम देखें, प्रोडक्ट जो बना तो वहाँ पे जो हमको मिलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो वो एक होल नंबर रेशियो होगा स्टूडेंट्स। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे 1:2 रेशियो यहाँ आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों ही लॉ को समझ सकते हैं। ये बहुत टिपिकल नहीं है, आसान से लॉ है, तो आप इनको आसानी से देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो आने वाला है अभी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है वो है स्टूडेंट्स हमारे लिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है क्या, ये लॉ सबसे पहले आपको इसमें देखना है, ये लॉ किसने दिया, रिक्टर ने दिया, और 1792 में इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट इस तरह से कॉम्बिनेशन करें, मतलब 3 एलिमेंट अगर हैं और इस तरह से वो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा वो कंपाउंड बनाए, जैसे कार्बन और सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करता है और अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जैसे कार्बन ने कॉम्बिनेशन किया और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ने कॉम्बिनेशन किया और इसने क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स कार्बन और सल्फर ने एक तीसरे एलिमेंट से कॉम्बिनेशन किया और यहाँ 2 तरह के कंपाउंड बनाए, और वो जो तीसरा एलिमेंट है उसका मास सेम लिया, दोनों ही कंपाउंड में वो फिक्स मास के साथ अगर उसको कॉम्बिनेशन करें, तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये दोनों ऑक्सीजन से मिलते हैं, ऑक्सीजन के फिक्स मास से रिएक्शन होता है इन दोनों का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल पोर्शन में कहा गया कि when 2 elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so